ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट टाइम पहले हम लोग रिव्यू कर लेंगे कि हम लोगों ने क्या चीज़ें कवर की थी। ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने राउटिंग जो है उसके बारे में हमने स्टार्ट किया था, और राउटिंग एल्गोरिथम्स जो है हमने स्टडी करना शुरू किए थे। इसमें हमने ये चीज़ देखा था कि राउटिंग एल्गोरिदम की जॉब क्या होती है, वो क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं राउटिंग के अंदर। ठीक है। और हमने ये देखा था कि दो तरह से आपकी राउटिंग होगी, एक सेंट्रलाइज्ड हो सकती है, एक डिसेंट्रलाइज्ड हो सकती है। और इन दोनों को हमने स्टडी किया था। और अब हम डिसेंट्रलाइज्ड में हम ये देख रहे थे कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग जो है वो कैसे होती है। उसके अंदर हमने ये देखा था कि जो राउटर है, हर राउटर जो है अपना फॉरवर्डिंग या राउटिंग टेबल मेंटेन करता है, और उस टेबल के अंदर से देख के वो डिसीजन करता है कि उसने डेटा को कैसे फॉरवर्ड करना है। ठीक है। सो हर राउटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स होते हैं। उनमें से किसी एक को वो सेंड करेगा अपना डेटा। ठीक है। और इस बेस पे हमने ये देखा था कि ग्राफ के बारे में मैंने आपको बताया था, और बेसिक लेवल पे हमने उसको थोड़ा सा स्टडी किया था कि ग्राफ क्या होता है। उसके अंदर नोड्स और एजेस को भी हमने देखा था, और हमने ये देखा था कि उस ग्राफ के ऊपर से अगर हमने लीस्ट पाथ कैलकुलेट करना हो तो लीस्ट कॉस्ट वाला जो पाथ है उसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यूजिंग बेलमैन एंड फोर्ड इक्वेशन। ठीक है। सो ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिदम है, जो कि बेलमैन एंड फोर्ड एल्गोरिदम है, जिसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा, और उसकी इक्वेशन से हमने ये देखा था कि लीस्ट पाथ को कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है। सो दिस वाज आवर प्रीवियस लेक्चर। और अब हम क्या करेंगे कि आज हम इससे आगे मज़ीद पढ़ेंगे, और हम देखते हैं कि अब देखिए कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग जो है वो ये इसमें जो ये इक्वेशंस हैं और कैलकुलेशन है, ये कल मैंने आपको करवाई भी थी, और आपको एक असाइनमेंट भी दी थी, और कुछ बच्चों ने उसको सॉल्व करके मुझे शेयर भी किया था ग्रुप पर। ठीक है। सो ये आपके राउटिंग एल्गोरिदम्स हैं जो कि राउटिंग परफॉर्म करते हैं। ठीक है। और जैसे ये आपको फ़र्ज़ करें, सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल दिए हुआ है, सिनेरियो दिया हुआ है कि ये एक ग्राफ है। ठीक है, जिसमें बहुत सारी ये राउटर्स हैं जो कि कनेक्टेड हैं, और उनकी जो इंटर कनेक्टिविटी है वो यहाँ पे शो की हुई है, और ये बता दिया है कि एक राउटर से दूसरे राउटर के दरमियान में जो कॉस्ट है वो 1 है। ठीक है। सो यहाँ सब राउटर्स के दरमियान कॉस्ट 1 है, ये सपोज की हुआ है। ठीक है। अब इसकी बेस पे अगर हम कैलकुलेट करें, कोई भी पाथ कैलकुलेट करें, मसलन यहाँ पे नोड ए के लिए राउटिंग टेबल या फॉरवर्डिंग टेबल को कैलकुलेट किया गया है, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो ये आपको ये बताया गया है कि जो आपका डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है उसके अंदर आप ये कहते हैं कि डेस्टिनेशन है, देन उसकी कॉस्ट आप
कैलकुलेट करते हैं जो कि यहाँ पे गिवन होती है, और उसके अंदर नेक्स्ट हॉप का मतलब ये है कि राउटर जो है अपने जो आपके डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर्स हैं उनमें से किस को डेटा ट्रांसफर करेगा। ठीक है, सो ये इस तरह से है। तो याद रखिएगा राउटर के पास अपने डायरेक्टली कनेक्टेड जितने भी नेबर्स होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन होती है। जैसे मैं अगर नोड ए की बात करूं तो नोड ए को राउटर बी तक, राउटर सी तक, राउटर ई और राउटर एफ तक कॉस्ट का मालूम है, लेकिन वो राउट ए जो है वो जी तक और डी तक जाने का नहीं समझता ये चीज। अच्छा जी बेटे हमजा। सर जी आपकी आवाज ही नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? अभी भी नहीं आ रही? अच्छा हमजा, मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को कि हल्की आ रही है? ओके अभी बेटे अगर आवाज नहीं आ रही आप लोगों को या कम आ रही है तो फिर आप काइंडली हैंड रेज कर सकते हो, ठीक है? और अगर ठीक है तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? अच्छा मैं रिपीट करता हूँ, ये जो एग्जांपल थी इसके अंदर हमने ये देखा कि हमारे पास एक ग्राफ है और ग्राफ की जो हर नोड है वो एक राउटर है, ठीक है? और इसके जो एजेस हैं, एजेस के ऊपर कोई कॉस्ट है, ठीक है? एक एज से दूसरे एज पे, यानी एक राउटर से दूसरे राउटर पे जब डेटा का पैकेट मूव होता है तो उसके ऊपर एक स्पेसिफिक कॉस्ट आती है, वो हमने लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे जो ग्राफ है उसके हर एज के ऊपर जो कॉस्ट है दैट इज 1, ठीक है? तो अब इस कॉस्ट के तहत जो है ना हम लोग देखते हैं कि किस तरह से कैलकुलेशन होती है, ठीक है? सो देखिए फॉर, याद रखिएगा हर राउटर का अपना राउटिंग टेबल होता है या फॉरवर्डिंग टेबल होता है। और अब हम जो राउटिंग टेबल या फॉरवर्डिंग टेबल कैलकुलेट कर रहे हैं वो नोड ए के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है? और नोड ए के लिए जब हमने कैलकुलेट किया तो ये एक आपके सामने एक टेबल हमने बनाया हुआ है, ठीक है? तो ये कैसे कैलकुलेट हुआ है ये मैं इसका मेथड आपको बता रहा हूँ, ठीक है? देखिए राउटर ए जो है या नोड ए की हम बात करें तो उसके साथ जितनी भी डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स हैं या डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स हैं, ठीक है, वो या नेबरिंग राउटर्स जो होते हैं वो उसकी इंफॉर्मेशन राउटर के पास होती है हमेशा, ठीक है? सो और हमने सपोज किया है कि एक राउटर से दूसरे राउटर के दरमियान जो कॉस्ट है दैट इज 1, ठीक है? सो ए से बी तक की जो कॉस्ट है 1 है, ए से सी तक की जो कॉस्ट है दैट इज 1, इसी तरह ए से ई तक भी कॉस्ट 1 है और ए से एफ तक भी कॉस्ट 1 है। बट ए जो है ये कॉस्ट नहीं जानता कि जी तक पहुंचने की कॉस्ट कितनी है या डी तक उसको जाने की कॉस्ट कितनी है, या सी ये इसके पास मालूम नहीं क्योंकि ये इसके नेबर्स नहीं है या डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स नहीं है, ठीक है? अच्छा जितने डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स हैं उनके बारे में हम एंट्री फौरन कर देते हैं, मसलन बी, सी, ई और एफ, ठीक है? आप देख रहे हैं बी के लिए एंट्री यहाँ पर मौजूद है, बी, सी, ई और एफ, ठीक है? और दो राउटर्स जिनको हम रीच नहीं कर सकते जो कि यानी उसके लिए कैलकुलेशन हमें करनी चाहिए, ठीक है? दैट इज डी और जी, ठीक है? ये दो राउटर हैं, इनके बारे में इनकी कॉस्ट जो है आप राउटर ए के पास नहीं है, ठीक है? और राउटर ए को इनकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है? कैलकुलेट कैसे करेगा? बाय शेयरिंग वेक्टर, ठीक है? जैसा कि हमने डिस्टेंस वेक्टर में लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि एक राउटर जो नेबरिंग राउटर्स होते हैं उसके साथ हर राउटर अपना जो राउटिंग का इंफॉर्मेशन है वो शेयर करते हैं, ठीक है? सो जब ये डी जो है अपने किसी नेबर से, ठीक है, राउटिंग की इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, मसलन ये आपका राउटर डी है, ठीक है? अब ये अगर सी से अपने राउटिंग की इंफॉर्मेशन शेयर करेगा तो सी जो है वो ए के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर है और ये वाली इंफॉर्मेशन ए को मिल जाएगी, ठीक है? और क्योंकि जब सी अपना राउटिंग टेबल ए से शेयर करेगा, कॉस्ट शेयर करेगा, तो ए के पास ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है? सो ये इस तरह से वर्क करता है।
सो हमने पहली गो में हमने ये किया कि जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर्स हैं उन सब की कॉस्ट हमने यहाँ पे लिख ली है। मसलन बी ने अगर राउटर ए से आपने बी जाना है, ठीक है, फ्रॉम नोड ए टू नोड बी, ये इस तरह से इसको पढ़ते हैं, ठीक है, और उसके लिए कॉस्ट कितनी आएगी 1, ठीक है। इसी तरह सी पे अगर हम जाते हैं तो विया सी जाएंगे और कॉस्ट उसकी आएगी 1, ठीक है। इसी तरह अगर नोड ए से हमने ई पे जाना है तो कॉस्ट 1 आएगी और हम ई के थ्रू जाएंगे, ठीक है। इसी तरह एफ जो है एफ के थ्रू जाएंगे क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। सेकेंड गो में जब आपका डिस्टेंस वेक्टर आपका अपडेट आती है, उस अपडेट के नतीजा में जो जिन राउटर्स की इंफॉर्मेशन राउटर के पास नहीं होती है उसके अंदर राउटर क्या करता है, राउटर इन्फिनिटी लिख देता है, ठीक है। राउटर वहां पे इन्फिनिटी लिख देता है, ठीक है। सो ये जो इन्फिनिटी है इसको कैलकुलेट करना होता है, राउटर फिर इसको बाद में कैलकुलेट करता है। ये जो इन्फिनिटी वैल्यू है काउंट टू इन्फिनिटी के रूल के तहत ये इसको कैलकुलेट करता है, ठीक है। और कैसे कैलकुलेट करता है उसको देखते हैं। लास्ट टाइम आपको याद है कि ये हमने सारा स्टडी किया था कि आप कैसे इक्वेशन बेलमैन एंड फोर्ड इक्वेशन को यूज करते हुए कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो ये वाली चीज जो है ना वैल्यूज, ये आपका यूं समझें कि वो जो हम लिखते थे कि डी ऑफ डी टू, जो मतलब यानी फ्रॉम यानी ए से अगर आपने जी पे जाना है तो ये कॉस्ट आप कैलकुलेट करेंगे, ए से डी पे जाने की कॉस्ट आप कैलकुलेट करेंगे। और ये कैलकुलेट किस तरह होगी यानी सी ऑफ ए सी, ठीक है, ये कॉस्ट इसकी ये वाली कॉस्ट हो जाएगी और डी सी और ब्रैकेट के अंदर डी आ जाएगा, ये इस तरह से कैलकुलेशन हो जाएगी। और इसी तरह अगर मैं ये करूं कि ए से मैंने जी पे कैलकुलेशन लेनी है तो कॉस्ट ऑफ ए कॉमा एफ, आप ए से एफ की कॉस्ट लेंगे जो कि 1 है, ठीक है, और डी ऑफ एफ और ब्रैकेट के अंदर जी, ठीक है। सो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम बेलमैन एंड फोर्ड इक्वेशन के तहत आपको बताया था, इस तरह आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, और ये इस तरह से आपकी राउटिंग टेबल ये कैलकुलेट, लेकिन ये जो राउटिंग टेबल कैलकुलेट हुआ है आप देख रहे हैं कि ये कंप्लीट नहीं है, इसके अंदर ये जो इन्फिनिट वैल्यू है, ये जो इन्फिनिटी की वैल्यू इसको हमने कैलकुलेट करना है। हमने देखना है कि हम जो राउटर डी है या राउटर जी है उसको कैसे रीच कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर राउटर ए ने इनको रीच करना है तो वो अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर के थ्रू जाएगा, लेकिन वो कैलकुलेट करेगा जो शॉर्टेस्ट आपका कॉस्ट पाथ होगा उसको वो यूज करेगा। तो यूजिंग आप बेलमैन एंड फोर्ड इक्वेशन आप लीस्ट पाथ पहले कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, उसी तरह जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था और प्रैक्टिस करवाई थी, ठीक है। तो अब आपने डी तक आपने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, जितने भी पाथ हैं डी तक जाने के सारे आप कैलकुलेट करेंगे, इसी तरह जी तक जाने के भी सारे कैलकुलेट करेंगे, और जो आपका लीस्ट पाथ होगा उसको आप जो है यूज करेंगे और उसकी उसकी कॉस्ट यहाँ पे एंटर करेंगे, समझ रहे हैं। सो इस तरह से आपने कैलकुलेशन करनी है। और किस जो नेबर को आपने पैकेट ट्रांसफर करना है उस नेबर का नाम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। सो हमने ये दो चीजें, ये दो वैल्यूज यहाँ पे हमने फिल करनी है। तो हम एक कैसे करेंगे तो देखिए। सो यूजिंग दैट इक्वेशन बेलमैन एंड फोर्ड इक्वेशन, आप पाथ राउट जो एल्गोरिदम है वो कैलकुलेशन कर लेगा। कैलकुलेशन करने के बाद जो पाथ स्मॉल होगा उसकी का जो आपका नेबरिंग राउटर होगा उसका नाम यहाँ लिखेगा और कॉस्ट यहाँ लिखेगा, ठीक है। सो ये दो चीजें आपको मिलेंगी जो सॉल्यूशन करेंगे और ये यहाँ पे आप एंटर करेंगे। तो ये कैसे करेंगे, अगर मैं इस इक्वेशन के ऊपर आऊं तो देखिए, अगर मैं 1, क्योंकि कॉस्ट 1 है तो आप देखिए कि ए से डी तक जाने के जो पाथ हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वो है ए बी सी डी, एक पाथ ये है, एक पाथ है ए सी डी, ये दूसरा पाथ है, तीसरा पाथ है ए एफ
जी, डी। सो ये 3 पाथ हैं ए से डी तक रीच करने के, ठीक है। इन तीनों की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्लियरली पता है कि ए, सी और डी जो पाथ है इसकी कॉस्ट कम आ रही है, इसके ऊपर कॉस्ट आती है 2, ठीक है। सो हम ए जो है अगर डी को रीच करेगा तो जो नेबरिंग राउटर सी को पैकेट देगा, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सी और यहाँ पे कॉस्ट लिखेंगे 2, ठीक है। सो आप देखिए कि यहाँ पर हमने क्या किया, कॉस्ट लिख दी 2 और यहाँ पे नेबरिंग राउटर लिख दिया सी। इसी तरह मैं दूसरे राउटर के लिए, अब देखिए मैं जी के लिए कैलकुलेशन करता हूँ यूजिंग, अगेन याद रखिएगा आपने अपनी आईज से नहीं देखना, आप कैलकुलेट नहीं कर रहे, याद रखिएगा बेलमैन एंड फोर्ड इक्वेशन के जरिए आपने कैलकुलेट करना है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया था। सो अपने तौर पे अगर आप लिखेंगे तो उस आंसर को गलत तस्वर किया जाएगा, जीरो लगा दिया जाएगा मार्क्स, ठीक है। सो आप जितने भी पाथ हैं आपने सारे के सारे कैलकुलेट करने हैं और उसमें से मिनिमम वाले को आपने पिक करना है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम जो लास्ट लेक्चर था हमारा कल का, उसके अंदर हमने ये चीज पढ़ी थी, ठीक है। अब मैं जी को कैलकुलेट करता हूं, मैं इसको लिख नहीं रहा हूं, जस्ट आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूं कि कैसे होगा। अब देखिए ए से जी तक जाने के जो पाथ हैं, अगेन देखिए कितने पाथ हैं। पहला पाथ है आपका ए बी सी डी जी, ठीक है, एक पाथ है। दूसरा पाथ है ए सी डी जी, ये पाथ है दूसरा, ठीक है। तीसरा पाथ है ए एफ जी, ठीक है। अब देखिए कि क्लियरली अगर मैं वैल्यूज को देखूं, जैसा कि मैं अगर करूं, अब याद रखिएगा आप जब इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे तो आप कैलकुलेशन में क्या होगा, कैलकुलेशन में ये आएगा कि ए एफ जी जो वैल्यू है वो कम आएगी, तो मिनिमम जो कॉस्ट वाली वैल्यू है वो आप पिक कर लेंगे। अगर आपने जी पे जाना है तो आपने जो राउटर ए है उसने पैकेट राउटर एफ को देना है, ठीक है। सो ये राउटर एफ को देना है और कॉस्ट कितनी आएगी, 2 आएगी, ठीक है। सो हम यही चीज हमने यहाँ एंटर कर दी। जी से अगर हमने डी यानी ए से अगर जी पे आना है तो राउटर एफ को आपने डेटा देना है और उसकी कॉस्ट आएगी 2, ठीक है। सो ये आपने राउटिंग टेबल को कंप्लीट कर लिया, ये बिल्ड हो गया, ठीक है। इसी तरह जब भी आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम दिया जाएगा तो आपने उसको सॉल्व करके राउटिंग टेबल को बिल्ड करना है। इसका डिटेल्ड मेथड इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आपको राउटिंग टेबल कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, दोनों मेथड से, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग से भी और लिंक स्टेट से भी कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, ठीक है। सो आप एक प्रॉब्लम हम ले लेंगे, उसको सॉल्व कराऊंगा। सो 2 प्रॉब्लम्स मैं लास्ट टाइम सॉल्व करूंगा, अगर आप वो समझ जाएंगे तो उसी मेथड से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। याद रखिएगा किसी और मेथड को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जब आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको मेंशन कर दिया जाता है कि फलाने मेथड से आप सॉल्व करें, तो आपने उसी मेथड को यूज करना होता है जो मेंशन किया होता है। ये नहीं कि जो आपको आता है उसके मुताबिक सॉल्व कर लें या जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, ऐसा नहीं करना है आपने, ठीक है। सो क्वेश्चन को आप देखेंगे तो उसके अंदर मेंशन होता है कि किस मेथड से आपने सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, नाउ अब देखते हैं कि ये मेथड अब आपको समझ आ गया, ठीक है। और अब इसके अंदर मैंने एक और चीज़ हम इसके अंदर देख लेते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें मैं आपको कोई ग्राफ ऐसे दे दूं और उस ग्राफ के अंदर मैं ये कह दूं कि इसके ऊपर आप राउटिंग टेबल कैलकुलेट करें, आपने कैलकुलेट कर दिया। अब मैं ये कहता हूं कि ऐसा करें कि इसके अंदर जो एक लिंक है, मसलन ए टू सी जो आपका लिंक है ये डाउन हो गया, तो ये जब डाउन हो जाएगा तो इसको आप ख़त्म कर देंगे और दोबारा से ग्राफ को बिल्ड करेंगे और नए सिरे से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो इस तरह के सिनेरियो आपको दिए जाते हैं ताकि आप रीकैलकुलेट करें, ठीक है। तो तो अगर कोई लिंक फेल होगा तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे आप देखेंगे, ठीक है। सो अगर कोई पाथ उस लिंक के थ्रू है तो वो ख़त्म हो जाएगा और आपको नए सिरे से कैलकुलेट करके दोबारा से कैलकुलेशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। सो अगर अगर कोई आपका लिंक डाउन होता है, ठीक है, तो उसको राउटर कैसे हैंडल करता है ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। सो अगर वो डाउन हो जाएगा तो आपको रिकैलकुलेट करना पड़ेगा जो आपके पाथ्स हैं। याद रखिएगा उस राउटर से जितने भी लिंक्स होंगे वो दोबारा से आप कैलकुलेट करेंगे, जो विया मसलन फर्ज करें आपका डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर जो है
सी वाला अगर वो डिसकनेक्ट हो गया है तो अब सी से थ्रू आपके जितने भी पाथ थे वो सब खत्म हो जाएंगे, उनकी अपडेट की आपको जरूरत है और आपको रिकैलकुलेट करेगा एल्गोरिदम, ठीक है। सो आप अगर आपको सिनेरियो ये दिया जाता है तो आपने रिकैलकुलेट करना है। जारी बात है हम ये मेंशन नहीं करेंगे आपने रिकैलकुलेट करना है, आपको सिर्फ ये मेंशन किया जाएगा कि ये लिंक डाउन हो गया है तो राउटर क्या फलाना एल्गोरिदम है वो क्या करेगा, ठीक है। सो आपने उसके थ्रू आपने राउटिंग टेबल को रिकैलकुलेट करना होता है, ओके। इसके बाद जो आपकी काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम है वो मैंने आपको बता दी है कि इन्फिनिटी को कैसे काउंट किया जाता है, ये आपने कैलकुलेशन देख लेनी है, ठीक है। सो ये सारे इसके हमारे टॉपिक्स थे, ठीक है। सो यहाँ तक तो था हमारा आज का लेक्चर, बट इसके अंदर एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा। सो मैं इसको शेयरिंग को स्टॉप करता हूँ, ठीक है, और एक और अपना डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर करूँगा जर्नली, ताकि हमारी डिस्कशन जो है इसके ऊपर कंप्लीट हो, ठीक है। ओके चलिए, अच्छा। सो ओके, सो ये राउटिंग की अब हम कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको रिव्यू करा रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ, कुछ बेसिक लेवल की चीज़ें हैं जो कि हम रिवाइज कर रहे हैं। सो अगर आपको इस दौरान कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सो देखिए हम इसको कवर करते हैं, ओके। नाउ पहली बात ये कि जो इंटरनेट है उस वो इस तरह से है कि उसके अंदर बेसिकली इंटरनेट के बारे में मैंने आपको बताया था कि इट इज़ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है। सो वो उसके अंदर सेवरल नेटवर्क्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट हैं और वो सारे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। सो ये एक तो ये चीज़ है, ठीक है। अब इसका सिनेरियो किस तरह बिल्ड होता है ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। सो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं, मैंने आपको ये बताया है बट अब मैं आपको एग्जैक्ट एंड प्रिसाइज डेफिनेशन बताता हूँ कि राउटिंग होती क्या है, ठीक है। सो राउटिंग क्या चीज़ है? राउटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मूविंग अ पैकेट ऑफ डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, ये उसकी डेफिनेशन है, ठीक है। सो सोर्स से डेस्टिनेशन तक, अब सोर्स और डेस्टिनेशन नॉर्मली अगर हम इंटरनेट की बात करते हैं तो सोर्स और डेस्टिनेशन सेम नहीं होते हैं। मसलन अगर आपने गूगल को कोई डेटा ट्रांसफर करना है तो गूगल आपके नेटवर्क में नहीं पड़ा हुआ, ठीक है, वो किसी दूसरे नेटवर्क पे है। सो सेवरल नेटवर्क्स के अंदर से होता हुआ पैकेट आपका उस तक पहुंचता है और वो आपको रिप्लाई करता है, ठीक है। और इस चीज़ को हमने प्रैक्टिकली देखा था, मैंने आपको बताया था कि ये कैसे डेटा मूव करता है, उसको मूव करवा के भी दिखाया था हम लोगों ने प्रैक्टिकली। और ये देखा था कि कितना टाइम उसके अंदर लगता है एक पैकेट को एक सर्वर तक जाके और रिटर्न होने में, ठीक है। सो ये जो चीज़ें हैं ये सारी हमने अपने ट्रेसिंग करके हमने ये सारी चीज़ें चेक की थी, ठीक है। सो ये आप जानते हैं। नाउ नाउ राउटिंग की डेफिनेशन अब आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। सो आप यानी कोई एक पैकेट एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाना ये मकसद है। अब देखिए इसके अंदर जो नेटवर्क है उसके अंदर मैंने कहा कि बहुत सारे नेटवर्क्स हैं जो इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। अब सपोज ये जो नेटवर्क हैं ये क्या करते हैं, ये इन एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया गया है, ठीक है। मसलन जैसे अगर आप इस डायग्राम को आप देखें तो यहाँ पे एक लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है। और ये जो लोकल एरिया नेटवर्क है इसके साथ आप देखें कि आगे ये एक राउटर के साथ कनेक्टेड है। ऑब्वियसली इसके अंदर ये भी हो सकता है कि एक नेटवर्क के अंदर बहुत सारे राउटर हों। यहाँ हमने सपोज किया है कि एक नेटवर्क है, सपोज आपके होम नेटवर्क है, आपके घर के अंदर एक लोकल एरिया नेटवर्क है, उस वो एक राउटर के साथ आप लोग कनेक्टेड हैं। मसलन आपके सेल फोन है, आपका लैपटॉप है, वो किसी राउटर के साथ कनेक्टेड है, आप नॉर्मली इस तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। और वो जो राउटर होता है वो डेफिनेटली दूसरे एंड पे किसी आईएसपी के साथ कनेक्टेड है और आईएसपी को वो डेटा जाता है और उसके थ्रू आप अपने किसी सर्वर को या किसी भी पीयर कंप्यूटर को आप एक्सेस करते हैं ओवर द इंटरनेट, ठीक है। सो हम ये जो एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करना इसको बोलते हैं इंटरनेट वर्किंग, ठीक है, या इंटरनेट बोल देते हैं। तो इंटरनेट वर्किंग के जरिए से इंटरनेट फॉर्म होता है, ठीक है। सो ये दो टर्म्स थी जो मैंने आपको बता दी और इंटरनेट वर्किंग की डेफिनेशन भी बता दी कि
कनेक्ट टू और मोर नेटवर्क्स, ठीक है, इसको इंटर नेटवर्किंग बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करता है, वो बेस्ट राउट जो होता है वो कैलकुलेट करता है, ठीक है। वो इसलिए कैलकुलेट करता है ताकि वो जब डेटा भेजे तो वो किसी ऐसे रूट से भेजे जो बेस्ट रूट हो। बेस्ट रूट का एक डेफिनेशन हम ये कर सकते हैं कि जो लीस्ट कॉस्ट है या जिस पे कम कॉस्ट आती है वो बेस्ट राउट है। अब ज़रूरी नहीं है कि जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो लीस्ट कॉस्ट पाथ हो, ये ज़रूरी नहीं है, ये हम कैलकुलेट करके देख चुके हैं, ठीक है। सो डिस्टेंस की बेस पे हम ये नहीं कहते कि आपका पाथ जो है शॉर्टेस्ट पाथ इज द लीस्ट कॉस्ट पाथ, ठीक है। इन दोनों में फ़र्क है, ये आप लोगों ने भूलना नहीं है, इसमें गलती नहीं करनी है कभी भी, ठीक है। नाउ अब देखिए कि राउटिंग जो है वो दो तरीके से होती है, ठीक है। एक राउटिंग आपकी स्टैटिक होती है, ठीक है, जो कि मैंने आपको लैब के अंदर करवाई थी, स्टैटिक राउटिंग कि स्टैटिकली नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो कि राउटर को मैनेज कर रहा है वो खुद एक राउट जो है क्रिएट करता है, ठीक है। और राउट बेसिकली एक वेक्टर होता है, मैंने आपको बताया था, और वो कैसे क्रिएट होता है मैंने आपको जो लैब है उसके अंदर ये परफॉर्म करके बताया था। नाउ सेकंड चीज जो राउटिंग की है दैट इज डायनेमिक राउटिंग, ठीक है। और जो डायनेमिक राउटिंग है वो ये होती है कि आपका जो प्रोटोकॉल होता है वो आपके राउट्स जो हैं वो कैलकुलेट करता है। ऑब्वियसली आप खुद भी प्रोटोकॉल को गाइड कर सकते हैं, आप प्रोटोकॉल को बता सकते हैं कि ये राउट है, लेकिन कॉस्ट प्रोटोकॉल खुद कैलकुलेट करता है, आप कॉस्ट उसको नहीं बता सकते, ठीक है। बता भी सकते हैं, बाज राउटिंग एल्गोरिदम आपको कॉस्ट लिखने की इजाज़त देते हैं, ठीक है। अच्छा, सो जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, स्टैटिक राउटिंग आपकी क्या होगी उसको हम डिफाइन कर लेते हैं, उसके मुख्तलिफ ऑप्शंस देख लेते हैं। पहली कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म है। नंबर टू, राउटिंग एंट्री जो है वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर करता है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं करता, ठीक है। सो सॉफ्टवेयर के वर्क करने में और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के वर्क करने में फ़र्क है, ठीक है। राउट जो होता है जब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर डिफाइन करेगा वो फिक्स्ड होगा, ठीक है, वो वन वे होगा। और दूसरे इस एंड पे जाके नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को अगर दूसरा राउटर होगा तो दूसरी साइड पे उसको जाके अगेन कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, यानी ये हेक्टिक काम होगा, ये डिफ़िकल्ट वर्क हो जाएगा और वर्कलोड ज़्यादा आ जाएगा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर पर अगर स्टैटिक राउटिंग यूज़ करेंगे। और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे राउटर कम होंगे वहाँ पर ये स्टैटिक राउटिंग यूज़ की जाएगी। अगर राउटर ज़्यादा होंगे, मसलन से 20 30 40 या 100 राउटर्स होंगे तो वहाँ पे ये स्टैटिक राउटिंग करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। बट फॉर सिक्योरिटी रीजन स्टैटिक राउटिंग करना पड़ता है, लोग यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। कैन बी वन वे कम्युनिकेशन, लाइक एक राउटर दूसरे राउटर को तो डाटा देता है लेकिन उससे लेता नहीं है, ठीक है। सो वन वे राउट होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से ट्रैफिक जा तो सकता है लेकिन आ नहीं सकता वापस, ठीक है। सो ये इस तरह से ये इसको वन वे कम्युनिकेशन कहते हैं। न्यू राउटर एंट्री मस्ट बी मैनुअली कॉन्फ़िगर्ड ऑन ऑल राउटर्स बाय नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। और एडमिन का जो वर्कलोड है फिर ज़्यादा हो जाता है, ये मैंने बताया, लेकिन एडमिन के पास कंट्रोल होता है, पावर होती है, वो जैसा चाहे, मसलन अगर वो वन वे राउट बनाना चाहे तो वन वे बन जाएगा, और रिवर्स डायरेक्शन में नहीं बनाना चाहता तो ठीक है। सो उसके पास कंट्रोल होता है, उसके पास पावर होती है, ठीक है। बट वेयर एज डायनेमिक जो राउटिंग होती है उसके अंदर ये सारा काम राउटिंग प्रोटोकॉल कर रहा होता है, ठीक है। मसलन फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें आप नहीं चाहते कि एक स्पेसिफिक राउटर को एक्सक्लूड करना चाहते हैं, ठीक है। और से वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन वो राउटर है, ठीक है। अगर आपका राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है तो वो राउटर के ऊपर फर्ज करें आप उसके ऊपर सिक्योरिटी लगा देते हैं, कोई भी चले, आपने मैक की उसके ऊपर सिक्योरिटी लगाई, उसको ब्लॉक कर दिया। तो अगर आप कोई जिसका वो राउटर है वो उस राउटर को हटा के दूसरा राउटर लगा देगा तो मैक चेंज हो जाएगा, या नेटवर्क कार्ड चेंज कर देगा तो मैक चेंज हो जाएगा। सो फिर सिक्योर आप उसको ब्लॉक तो नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। बट अगर स्टैटिक राउटिंग है तो यानी जब नया वो चीज लगेगी तो दोबारा से राउट कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है।
कहने का मतलब ये है, सॉफ्टवेयर उसको कैलकुलेट कर लेगा। लेकिन अगर स्टैटिक राउटिंग होगी तो राउट जब तक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर डिफाइन नहीं करेगा वो डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। सो ये चीज़ है, इनमें डिफरेंस है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा है, कंट्रोल ज़्यादा है स्टैटिक राउटिंग में। और डायनेमिक के अंदर प्रोटोकॉल जो है उसको जब भी उसको पाथ मिलेगा लीस्ट कॉस्ट का, तो वो फौरन उसको कैलकुलेट करके अपडेट कर देगा राउटिंग टेबल को, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं। और आपको अगर ब्लॉक करना है तो आपको वो राउटिंग टेबल में वो राउट आप ब्लॉक कर सकते हैं, अगेन याद रखिएगा, बट वो रिकैलकुलेट हो सकता है राउटर, मतलब मकसद ये है कि ये आप एक लिमिट है उसकी, आपके कंट्रोल में चीज़ें नहीं है। अगर आपके अपने नेटवर्क के अंदर राउटर लगा हुआ है तब तो आपका कंट्रोल है, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं, ठीक है, ओके। इसी तरह और क्या चीज़ आती है, राउटिंग एंट्री जो है डायनेमिकली ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होती है, ठीक है। डायनेमिक राउटिंग के अंदर राउटर इज अपडेटेड ऑटोमेटिकली, यही बात मैंने बताई, इसका फायदा भी है और नुकसान भी है, ठीक है, याद रखिएगा। एडमिन विल कॉन्फ़िगर राउटिंग प्रोटोकॉल्स, वो क्या करता है, वो सिर्फ राउटिंग प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर करता है। मसलन अब राउटिंग प्रोटोकॉल्स आपको मैंने बताए थे, जैसे रिप है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है, ये नॉर्मली तकरीबन ज़्यादातर राउटर्स के अंदर अवेलेबल होता है। इसके दो वर्जन है, वर्जन 1 और वर्जन 2। और मैंने ये भी बताया था, डोंट फॉरगेट के राउट जो वर्जन 1 है वो क्लासलेस सबनेटिंग को सपोर्ट नहीं करता, और वर्जन 2 जो है वो क्लासलेस सबनेटिंग को सपोर्ट करता है। सो ये बातें नहीं भूलनी है। अगर आपको सिनेरियो दिया जाए और आपको कहा जाए कि प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर मैंने क्लासलेस का सिनेरियो दिया और आपने रिप वर्जन 1 यूज़ किया तो इसका मतलब आप सारा कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह जो प्रोटोकॉल है उसको आप अनेबल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्या है कि जो आपका डायनेमिक राउटिंग है उसमें आप एक लार्ज स्केल का या मीडियम स्केल का बहुत सारे राउटर्स हों तो ये ऑटोमेटिकली क्योंकि कैलकुलेट हो रहा था तो ये सारा काम हो जाता है, ठीक है। और फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। अगर आपने एक राउटर को निकाल के दूसरा लगा दिया तो पाथ ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। एडमिन का जो वर्कलोड है वो लेस हो जाता है, उसका काम कम हो जाता है, लेकिन उसका कंट्रोल भी कम हो जाता है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें इसकी हैं। इसके अलावा ये होता है कि फ़र्ज़ करें एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास बहुत सारे राउटर लगे हुए हैं, ठीक है। जितने भी राउटर ऑर्गेनाइजेशन के पास लगे हुए हैं वो सारे के सारे एक सिस्टम के अंदर आएंगे, और इस सिस्टम को हम ऑटोनमस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। और एक ऑटोनमस सिस्टम के अंदर यानी एक ऑर्गेनाइजेशन के वो होते हैं, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे BIIT एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसके अंदर 5 राउटर लगे हुए हैं तो वो पांचों राउटर उनकी अपनी मर्जी है ऑर्गेनाइजेशन की, वो जिस तरह मर्जी कॉन्फ़िगर करें, दूसरा आदमी उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होनी चाहिए, ठीक है। सो ऑटोनमस सिस्टम जो होते हैं उसके अंदर ऑटोनॉमी होती है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के पास या ऑर्गेनाइजेशन के पास कि वो अपनी मर्जी से कॉन्फ़िगरेशन कर दे। किसी भी ऑटोनमस सिस्टम के अंदर कोई एक राउटर होता है जो कि आपके आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड होता है, या किसी दूसरे ऑटोनमस सिस्टम के साथ कनेक्टेड होता है, या इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। सो वो राउटर जो आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्टेड होता है वो उस राउटर को हम डिफ़ॉल्ट राउट कहते हैं, और आपके बाकी तमाम राउटर्स जो होते हैं उस डिफ़ॉल्ट राउट के ज़रिए से आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और राउटर के अंदर इस जो डिफ़ॉल्ट राउट है उसके लिए बहुत सारे वर्ड यूज़ होते हैं, मसलन डिफ़ॉल्ट गेटवे फॉर ऑल राउटर्स का वर्ड यूज़ होता है। इसी तरह गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट यूज़ होता है। ये जो गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होता है ये अक्सर राउटर्स के अंदर ये वर्ड लिखा होता है, और जब हम राउटर्स कॉन्फ़िगर कर रहे थे तो वहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई थी। आपने अगर नहीं देखी है तो दोबारा से अगर आप किसी राउटर को कॉन्फ़िगर करेंगे तो जब आप राउटिंग टेबल को शो करते हैं तो वहाँ पर ये लिखा होता है कि गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इज़ नॉट कॉन्फ़िगर्ड, अगर ये कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ तो। अगर आपने राउटर्स गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट क्या होता है, वो किसी भी राउटर का गेटवे होता है, आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट होने का रास्ता होता है। अगर उसने आउटसाइड वर्ल्ड की तरफ कनेक्ट होना है तो वो अपने गेटवे में से बाहर जाएगा, जिस तरह के कंप्यूटर का जो गेटवे होता है वो एक राउटर होता है, ठीक है। सो इस तरह राउटर्स का भी गेटवे होता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, बहुत सारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। मसलन रिप
जो है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं। रिप का वर्जन 1 है, रिप का वर्जन 2 है। मैंने बताया है कि रिप का वर्जन 1 जो है वो क्लासलेस सबनेटिंग को सपोर्ट नहीं करता, ये याद रखिएगा। अगर आपने क्लासलेस सबनेटिंग यूज़ करनी है तो रिप वर्जन 2 को आपने यूज़ करना है। इसी तरह OSPF जो है आपका ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ये आपका प्रोटोकॉल है और इसमें शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम को यूज़ किया जाता है। और इस एल्गोरिदम को भी हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीक है उसके अंदर मैं आपको इसकी कैलकुलेशन करवाऊंगा, ठीक है। इसी तरह इसिस जो है ये आपका एक प्रोटोकॉल है, इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम, ठीक है। इस तरह IGRP, ठीक है, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, ये एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। इसी तरह EIGRP, ठीक है, ये एक प्रोटोकॉल है जो कि सिस्को ने बनाया है, ठीक है। और इस ये एक नॉन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो सिस्को ने कुछ स्टैंडर्ड बनाए हैं, ठीक है, जो कि यानी उसमें कुछ आपके डिस्टेंस वेक्टर की उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ लिंक स्टेट की हैं, ठीक है। सो ये इस तरह के चीज़ें कंपनीज बनाते हैं ताकि वो अपनी एक यूनिकनेस को बना सकें, ठीक है। इसी तरह ये जो प्रोटोकॉल है BGP, ठीक है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, दिस इज इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये इंटरनेट का प्रोटोकॉल है, ठीक है। जहाँ पे ये BGP प्रोटोकॉल लगा होता है वहाँ पे इंटरनेट मौजूद होता है और इंटरनेट का जो एक्चुअल आपका इंटरनेट का IP एड्रेस जो कि आपने ICANN से परचेज किया होता है वो वाला IP आप यहाँ पे यूज़ करते हैं। अगर आप अपना लोकल कोई IP यूज़ करें तो उसके ऊपर ये प्रोटोकॉल वर्क नहीं करेगा। ये प्रोटोकॉल इंटरनेट के साथ काम करता है, याद रखिएगा ये इंटरनेट का प्रोटोकॉल है। ओके, सो जहाँ पे BGP आपने लगाया होगा वो जब आप एक ऑटोनमस सिस्टम को दूसरे ऑटोनमस सिस्टम से कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पे ये प्रोटोकॉल आपका काम करेगा, ठीक है। सो ये इस तरह से वर्किंग करते हैं। ओके, नाउ इसके अलावा राउटिंग प्रोटोकॉल के अलावा दूसरे टाइप के जो प्रोटोकॉल होते हैं वो राउटेड प्रोटोकॉल होते हैं। वो प्रोटोकॉल जो विद इन लैन चल रहे होते हैं उनको हम राउटेड प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो IP प्रोटोकॉल है वो एक राउटेड प्रोटोकॉल है। इसी तरह इन जो पहले आप पास्ट में कुछ IPX के नाम से एक प्रोटोकॉल यूज होता था जो नोवल जो है एक कंपनी थी, उनका एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवेयर के नाम से, वो ये प्रोटोकॉल यूज करता था। अब क्योंकि नोवल के ये ख़त्म हो गए हैं नेटवर्क, सो ये IPX प्रोटोकॉल अब इतना एक्टिव नहीं रहा, ठीक है। इसी तरह जो डेक नेट है ये भी आपका एक आपका सिस्टम था। इसी तरह एप्पल टॉक जो है एप्पल कंपनी यूज करती थी, ठीक है। इसी तरह जो बेनियन वाइन्स है ये आपका बेसिकली जो स्टॉक मार्केट थी USA की वो ये यूज़ करती थी। इसी तरह ज़ीरोक्स कंपनी जो है ये ज़ीरोक्स नेटवर्क सिस्टम को XNS को यूज़ करती थी। ये मुख्तलिफ नेटवर्क थे जो विद टाइम ये अब ख़त्म हो गए हैं या मिनिमाइज हो गए हैं। अब ज़्यादातर लोग IP को ही यूज़ करते हैं और इंटरनेट के थ्रू काम करते हैं, ठीक है। सो विद टाइम चीज़ें चेंज होती रहती हैं और जो प्रोप्राइटरी नेटवर्क्स हैं जो कि पर्सनल नेटवर्क्स हैं वो अब कम हो गए हैं, वो इतने ज़्यादा नहीं रहे हैं। इसी तरह जो आपके कनेक्टेड राउट्स होते हैं ये क्या होते हैं, मैंने आपको बताया कि किसी भी राउटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड जो राउटर होते हैं वो जो राउट्स होते हैं वो कनेक्टेड राउट्स होते हैं। और राउटर जो है उन राउट्स को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है और कॉस्ट को भी एस्टिमेट कर लेता है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें कोई भी राउटर अपने नेबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन हमेशा रखता है, याद रखिएगा, ये उसको मिल जाती है अनलेस के नेबर उसको अपनी इंफॉर्मेशन ना दे, वो प्रोटेक्टेड मोड में चल रहा हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये IP राउट जो स्टैटिक राउटिंग है ये नीचे गिवन है, मैं इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि लैब के अंदर हम स्टैटिक राउटिंग कर चुके हैं परफॉर्म। मैं आपको बता चुका हूँ कि स्टैटिक राउट कैसे डिफाइन करते हैं। सो आपको पता है प्रोजेक्ट के अंदर आपने उसको डिफाइन करना है, ठीक है। तो स्टैटिक राउट्स जितने भी प्रोजेक्ट में होंगे आपने उनको स्टैटिकली डिफाइन करना है, आपने डायनामिक राउटिंग नहीं यूज़ करनी, ठीक है। और डायनेमिक राउटिंग जो है लेयर 3 के स्विच में अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पे भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप स्टैटिक ही यूज़ करें ताकि आपको राउटिंग की सही समझ आए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद
आपके पास जो यानी जो प्रोटोकॉल्स हैं वो उनकी जो डिवीजन है वो दो तरह से है, ठीक है। ये डिफरेंट जगह पे डिफरेंट वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं आपको सारे बता दूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और कोई भी वर्ड यूज हो तो आपको पता उसको मीनिंग क्या है, ठीक है। राउटिंग प्रोटोकॉल दो हिस्सों में डिवाइड हुए हुए हैं। एक आपका है इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स, ठीक है, और दूसरे हैं एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स। इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स के अंदर ये जितने राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, स्वाय बीजीपी